अस्सलाम वालेकुम जी गाइस। अभी तक हम लोगों ने जो है अब हम एडॉप्टिव इम्यूनिटी स्टार्ट करने लगे हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा जी हाइपर सेंसिटिविटी वाला चैप्टर। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, सबसे पहले किया हम लोगों ने। उसमें हम लोगों ने क्या देखे, हमने 4 तरह के रिएक्शन देखे। ठीक है, और उन 4 तरह में हमने देखा कि सबसे पहले में हमने क्या देखा था कि IgE मीडिएटेड है मैस सेल वाला सारा, जिसमें मैस सेल की डीग्रेनुलेशन होती है। I2 वाले में देखा कि जो एंटीजन था वो किसी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट था, उसकी वजह से यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मीडिएटेड किलिंग कर दी जाती है, या नेचुरल किलर सेल मीडिएटेड जो थी वो किलिंग होती थी, यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। उसके बाद टाइप 3 देखा, इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते थे एंटीजन और एंटीबॉडी के, और वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाते थे, जिसकी वजह से फर्दर फिर हमारे पास रिएक्शंस होते थे, कोएगुलेशन वगैरह या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन। टाइप 4 में हमने देखा टी सेल मीडिएटेड थी डिलेड इम्यूनिटी, जिसमें हमने ट्यूबरकुलिन वाला और कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी देखा। तो ये सारा चैप्टर कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वाला था, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में सबसे पहले देखा कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट कैसे होता है। इसके 3 मेन पाथवे थे, एक क्लासिकल पाथवे था, ठीक है, दूसरा अल्टरनेटिव पाथवे था, तीसरा लैक्टिन वाला पाथवे था। तीनों को हमने डिटेल में किया। उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के मेन फंक्शन देखे कि क्या इनके मेन फंक्शन होते हैं, मेन फंक्शंस। ठीक है, मेन फंक्शंस के बाद हमने एंड पे कुछ क्लिनिकल कंडीशंस देखी थी इससे रिलेटेड, जिसमें हमने एंजियोडीमा, हेरिडिटरी एंजियोडीमा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद अब हमारे पास तीसरा जो चैप्टर हमने पढ़ा वो था इनेट इम्यूनिटी वाला। इनेट इम्यूनिटी में हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने कुछ बैरियर्स पढ़े थे, स्किन के बैरियर या जी ट्रैक्ट के बैरियर, इस तरह का वो टेबल किया था। उसके बाद बैरियर्स के बाद हम लोगों ने पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स पढ़े थे। पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर 2 तरह के थे, एक वो वाले जो एक्स्ट्रा सेलुलर को एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर वो वाले जो इंट्रा सेलुलर को करते हैं। इसका हमने एक टेबल भी किया था, टूल लाइक रिसेप्टर वगैरह सारे पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने इसमें जितने भी हमारे इनेट इम्यूनिटी के सेल हैं वो डिटेल में पढ़े, जिसमें हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल। उसके बाद हमारे पास न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, इओसिनोफिल आ जाते हैं, फिर हमारे पास बेसोफिल्स आ जाते हैं, और एट द एंड हमने नेचुरल किलर सेल्स पढ़े। तो इतना अब तक हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ चुके हैं। अब मैं जो स्टार्ट करने लगी वो है एडॉप्टिव इम्यूनिटी। एडॉप्टिव इम्यूनिटी में कोई 3 से 4 चैप्टर है हमारे पास, और ये बहुत मज़े के हैं, बिल्कुल भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बहुत मज़े के हैं। सबसे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ना एडॉप्टिव इम्यूनिटी का, चैप्टर नंबर 59 है हमारे पास। ठीक है, और उसमें सबसे पहले जो चीज़ हमने बी सेल का और टी सेल का सिर्फ मेन इंट्रो पढ़ना है, जो इनके मेन फंक्शंस हैं बी सेल और टी सेल के, इसके लिए नेक्स्ट चैप्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा पहले बात करते हैं जी एडॉप्टिव इम्यूनिटी में बी लिम्फोसाइट्स की। अच्छा, अब बी लिम्फोसाइट्स के हमारे पास होते हैं 2 तरह के फंक्शन। एक तो बी लिम्फोसाइट ने क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट होना होता है इनटू प्लाज्मा सेल। ठीक है, बी सेल हमारे पास होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनटू प्लाज्मा सेल, और फिर प्लाज्मा सेल में डिफ्रेंशिएट होकर वो क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ठीक है, एक तो ये इनका फंक्शन होता है। ठीक है, दूसरा इनका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे पास मेमरी बी सेल बना देते हैं। मेमरी बी सेल क्यों बन जाते हैं कि जब कभी री इन्फेक्शन होगा, दोबारा वो एंटीजन आएगा, तो ये जो मेमरी बी सेल है इसको बड़ी जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेंगे और बड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक ये पॉइंट हो गया कि इनके 2 तरह के फंक्शन है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि बी सेल्स के पास होते हैं बी सेल रिसेप्टर। वो बी सेल रिसेप्टर क्या करते हैं, वो बी सेल रिसेप्टर हमारे पास रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन को, समझ लो, ठीक है, एंटीजन को या माइक्रोब को, जिसके अगेंस्ट इन्होंने एंटीबॉडीज़ बनानी, उसको क्या करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अब हमारे पास होता कुछ है कि जो बी सेल बनते कहाँ पर है, ये चीज़ देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट ये, तो बी सेल बनते हैं जी हमारे पास जब फीटस होता है तो उसके लीवर में बन रहे होते हैं, योक सैक में बन रहे होते हैं, और जब वो अडल्ट हो जाता है तब कहाँ बनते हैं, तब बनते हैं जी बोन मैरो में, और मेच्योरेशन भी बोन मैरो में ही होती है, और सिंथेसाइज भी बोन मैरो में ही होते हैं। जब हम टी सेल पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि बनते तो बोन मैरो में, लेकिन मेच्योर थाइमस में होते हैं, लेकिन बी सेल जो है वो बनते भी बोन मैरो में और मेच्योर भी बोन मैरो में ही होते हैं। अब आ जाते हैं जी बी सेल की जो सिंथेसिस होती है उसके होते हैं 2 स्टेप्स। ठीक है, 2 स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप उसका होता है हमारे पास एंटीजन इंडिपेंडेंट फेज़, 2 स्टेप समझ लो या 2 फेज़ समझ लो। एंटीजन इंडिपेंडेंट फेज़ होता है, ठीक है। दूसरा जो फेज़ होता है हमारे पास वो एंटीजन डिपेंडेंट फेज़ होता है। सही हो गया। अब हम इन दोनों फेजेस को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जो स्टेम सेल्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है, बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं। वो स्टेम सेल्स क्या करते हैं, वो स्टेम सेल्स बनाते हैं हमारे पास प्री बी सेल्स। प्री बी सेल्स से फिर बन जाते हैं बी सेल्स। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस है फर्स्ट फेज़ वाला, यानी एंटीजन इंडिपेंडेंट। एंटीजन तो नहीं आया ना अभी, ये तो सारा बोन मैरो में काम चल रहा है, एंटीजन तो अभी आया ही नहीं है, तो ये सारा एंटीजन इंडिपेंडेंट है, इसमें एंटीजन होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन उसके बाद जो आगे प्रोसेस चलता है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जो बी सेल्स बने हुए हैं इन्होंने कन्वर्ट होना होता है प्लाज्मा सेल्स में, और प्लाज्मा सेल से आगे इन्होंने एंटीबॉडीज़ बनानी होती हैं। तो ये जो हमारे पास फेज़ आता है ये होता है जी एंटीजन डिपेंडेंट फेज़। ठीक है, इस फेज़ को हम क्या कहते हैं, एंटीजन डिपेंडेंट। अगर एंटीजन आएगा फिर ही ये हमारे पास प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होंगे। सही हो गया। अब यहाँ पर कितने पॉइंट्स हमने पढ़ लिए बी सेल के बारे में, हमने कुछ 3 पॉइंट नहीं 4 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए। 5वां पॉइंट हमारे पास आता है कि ये जो हमारे बी सेल्स होते हैं ना,
इन पे मैंने कहा था कि एक हमारे पास होता है जी बी सेल्स के पास बी सेल रिसेप्टर, मैंने बताया था ना आपको। तो आपने याद रखना है कि स्टेम सेल से जब हमारे पास प्री बी सेल्स बन जाते हैं ना, जो हमने फेज़ 1 में पढ़ा था, तो प्री बी सेल से आगे बी सेल्स बनने के लिए यानी इस स्टेप पर ज़रूरी है कि पहले बी सेल रिसेप्टर बी सेल के साथ फ्यूज़ करे। अगर बी सेल रिसेप्टर आके फ्यूज़ करेगा फिर ही वो आगे बी सेल बनेगा, और ये बी सेल जो है फिर वो आगे फर्दर प्लाज्मा सेल्स वगैरह बनाएगा जब एंटीजन आएगा। अब हम बी सेल रिसेप्टर की अगर बात शुरू किया तो बी सेल रिसेप्टर देख लेते हैं हमारे पास क्या होता है। तो बी सेल रिसेप्टर होता है जी इम्यूनोग्लोब्यूलिन, कोई एंटीबॉडी होती है, ठीक है, एंटीबॉडी होती है। और ये कौन सी एंटीबॉडी होती है? ये हमारे पास होती है आईजीएम। आईजीएम क्या करती है? ये बी सेल है, ये उसके ऊपर आईजीएम अटैच हो जाती है, ठीक है, और ये बी सेल का रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर ने रिकॉग्नाइज करना है एंटीजन को, फिर बी सेल ने प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होना है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में हमने इंट्रो ले लिया बी सेल्स के बारे में। अब देख लेते हैं कि बी सेल्स हमारे पास 6 पॉइंट देख लेते हैं कि बी सेल्स हमारे पास जब सर्कुलेशन में आते हैं तो थोड़े से ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, ज़्यादातर बोन मैरो में स्टोर हुए होते हैं। सर्कुलेशन में जब आ जाते हैं इनकी हाफ लाइफ ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ डेज टू वीक्स में होती है, मंथ टू ईयर नहीं होती, सिर्फ डेज टू वीक्स होती है, ठीक है। मैक्रोफेजेस की मंथ्स टू ईयर्स तक होती है, ठीक है। अच्छा, इनकी डेज टू वीक होती है हाफ लाइफ। और अब हमने जो टॉपिक नेक्स्ट पढ़ना है ना, बस इतने 6-7 पॉइंट हैं जो बी सेल के बारे में आपने याद रखने हैं, आपका बी सेल तमाम होता है। अब जो नेक्स्ट आपको मैंने पॉइंट पढ़ाना है ना, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। जिस एंटीबॉडी की अभी हमने बात की उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। आई नो मैं थोड़ा तेज़ चल रही हूँ, लेकिन क्या करें जी, ज़रूरत है क्योंकि टाइम कम है और टॉपिक्स ज़्यादा है हमारे पास। अच्छा, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? एंटीबॉडीज़ के सबसे सिंपल बात पहले आ जाती है कि एंटीबॉडीज़ में 2 तरह की चेन होती है, एक हमारे पास होती है लाइट चेन और एक हमारे पास होती है हैवी चेन एंटीबॉडी में, ठीक है। अब ये जो लाइट चेन और हैवी चेन है, इन दोनों चेन्स को हम लाइट क्यों कहते हैं, हैवी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कम होता है, और जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है सिर्फ 25,000 तक, और जो हैवी चेन होती है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है जी 50 से 70,000 तक। तो इस वजह से हम इनको लाइट और हैवी चेन्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो एंटीजन है उसका जो लाइट चेन है, ठीक है, जो लाइट चेन है उसमें फर्दर क्या होता है कि एक वेरिएबल हमारे पास रीजन होता है और एक कांस्टेंट, ठीक है, 2 उसके फर्दर हो गए। और जो हमारे पास हैवी चेन है उसमें क्या होता है कि वेरिएबल भी होते हैं और कांस्टेंट है। तो दोनों में हमारे पास वेरिएबल रीजन भी है और कांस्टेंट रीजन भी है। अच्छा जी, अब ये जो नंबर है कि कांस्टेंट कितनी डोमेन्स होंगी, वेरिएबल डोमेन्स कितनी होंगी, ये एंटीबॉडीज़ के हिसाब से बदलती हैं हैवी चेन के केस में। मतलब कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं जिनकी हैवी चेन में 3 डोमेन्स होती हैं कांस्टेंट की, कुछ में 3 से ज़्यादा होती हैं। तो इसमें अभी आप अगर ना पढ़ो, मैं आपको एंड में बताऊँगी, अभी सिर्फ आप इतना याद रखो कि लाइट चेन में भी वेरिएबल और कांस्टेंट डोमेन्स होती हैं, हैवी चेन में भी। अच्छा, आगे आप देखो कि होता कुछ यूँ है कि हमारे पास एंटीबॉडी में ना, जैसे कि हम इस तरह वाई शेप होती है ना एंटीबॉडी, तो ये जो एंटीबॉडी का रीजन है ना ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, इतने रीजन को हम एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाने के बाद सारा बुक से भी दिखाऊंगी ताकि अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो हम वहाँ से कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, या इसको फैब कहते हैं। फैब का एफ से फ्रैगमेंट, ए से एंटीजन, बी से बाइंडिंग, तो ये हमारे पास होता है एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट। अब इसमें हमारे पास क्या आते हैं? एक तो इसमें आता है जी वेरिएबल जो डोमेन है हमारे पास किसकी? लाइट चेन की। लाइट चेन की वेरिएबल डोमेन आती है एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट में, और वेरिएबल ही डोमेन आती है हमारे पास किसकी? हैवी चेन की। एक तो इनके वेरिएबल डोमेन्स आती हैं, दूसरा इसमें एक है कांस्टेंट डोमेन भी आती है, लाइट की भी और हैवी की भी। लाइट के पास तो कांस्टेंट होती ही एक है ना, तो उसकी भी आती है, और हैवी चेन की भी एक कांस्टेंट डोमेन। तो ये 4 डोमेन से मिलने से बनता है जी हमारे पास एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट। अच्छा, अब हमारे पास कुछ यूँ होता है कि ये तो मैंने बता दिया कि इतना रीजन एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट है। इस एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट में फर्दर एक छोटा सा सिर्फ पार्ट होता है जो 5 to 10 अमाइनो एसिड्स का बना होता है, वो हमारे पास होता है हाइपर वेरिएबल रीजन। असल में ये रीजन होता है जिसने एंटीजन के साथ बाइंड करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है? ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट फ्रैगमेंट। कांस्टेंट फ्रैगमेंट कहते हैं, और एक इसका और नाम है जिसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट। तो सी से कांस्टेंट है, सी से क्रिस्टलाइजेबल है, इसलिए हम इसको एफ सी लिखते हैं। अब सी से कांस्टेंट लगा लो या क्रिस्टलाइजेबल लगा लो, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको नाम इनके दोनों याद होने चाहिए, कांस्टेंट और क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट। अच्छा, इसमें क्या फ्रैगमेंट में आता है? इसमें लाइट चेन का कोई पार्ट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि लाइट चेन का वेरिएबल डोमेन भी इसमें आ गई थी और कांस्टेंट डोमेन भी इसमें आ गई थी। तो हमारे पास जो कांस्टेंट पार्ट है इसमें हैवी चेन के कांस्टेंट डोमेन्स आती हैं। तो इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं? कांस्टेंट डोमेन्स आती हैं किसकी? जो बच जाती हैं कांस्टेंट डोमेन्स